के लिए शिक्षित प्रदेश कैसे हो, ये आने वाले हमारे अतिथि बताएंगे। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और सजा है चर्चा का बड़ा मंच न्यूज 18 इंडिया डायमंड स्टेट समिट। संकल्प विकसित भारत का। अब जो मेहमान आ रहे हैं उनके पास बड़ी जिम्मेदारी है प्रदेश में, प्रदेश को शिक्षित करने की, और शिक्षा के मंदिर तक आप सफलतापूर्वक पहुंचे, ऐसा रोड आपको दिया जाए, वो जिम्मेदारी भी उनके पास में है। तो स्वागत कीजिए राज्य के स्कूली शिक्षा और परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। और उनके साथ बातचीत करेंगी मेरी सहयोगी शिवानी पांडे। बिल्कुल विराजी सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे बीच यहाँ पर आए। तो उदय प्रताप सिंह जी हमारे पास हैं, शिक्षा मंत्रालय इनके पास है, परिवहन मंत्रालय भी आपके पास है, लेकिन शुरुआत लोकसभा चुनाव के साथ 29 की 29 सीटें क्लीन स्वीप आपने मध्य प्रदेश में किया है। राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, सब कुछ छोड़िए, छिंदवाड़ा की एक सीट उस पर भी आपने अब कब्जा कर लिया, वहां पर भी अब कांग्रेस नहीं बची, जो कि काफी सालों की सत्ता थी। कैसे किया सर? सबसे पहले तो आपका बहुत न्यूज 18 इंडिया का धन्यवाद कि आपने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया बात करने के लिए। शुक्रिया। एक्चुअली छिंदवाड़ा सीट हमारी पिछले बार आना थी, थोड़े से मार्जिन से हम रह गए थे, और लगातार पार्टी ने 5 साल वहाँ पर काम किया, और हमारी पार्टी का एक सिस्टम है, बड़े फोकस्ड होकर काम करती है। उसने तय किया था कि इस बार हम छिंदवाड़ा को लेकर आना है, तो पूरे संगठन ने, सरकार ने चीज़ों को बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ाया, और हमें परिणाम पता था कि मध्य प्रदेश में एक अच्छी भारतीय जनता पार्टी की जो काम करने की शैली है, और जो हमारा एक सुशासन का जो एक तंत्र विकसित किया है, उसके हिसाब से हमारा ये तय था कि इस बार बहुत अच्छा परिणाम आएगा, और लोगों ने आशीर्वाद दिया, और 29 को 29 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती। बहुत बहुत शुभकामनाएं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां। आप अपने सौम्य स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, जो शांत नेचर है आपका, उसके लिए आप जाने जाते हैं। जनता आपको इतना क्यों पसंद करती है? चाहे सांसदी का चुनाव आपने लड़ा हो, इसके अलावा विधानसभा का चुनाव आपने लड़ा हो, जनता का जो प्यार है हमेशा से आपको मिलता रहा है, क्या वजह आप इसके पीछे मानते हैं? मुझे लगता है मैं जैसा हूं वैसा ही रहता हूं, शायद इसलिए, क्योंकि बचपन से सार्वजनिक जीवन में, मतलब बचपन से लगता था कि कुछ समाज के बीच में काम करना है, नौकरी नहीं करना, व्यापार नहीं करना। किसानी के परिवार में हूँ, एक जमा हुआ सा सेटअप है, अकेला हूँ, तो पब्लिक के साथ में रहकर एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में आगे जाना है, तो एक दिमाग का आपका उस तरह का उस तरह से डेवलप हो जाता है वो। मैं स्कूलिंग में जबलपुर में था, तो वहाँ पे लीड करता था, बच्चों के बीच में था, वहाँ प्रेसिडेंट बन गया। फिर मैं बहुत अर्ली एज में अपनी जनपद का चेयरमैन इलेक्ट हो गया, फिर एमएलए बन गया था, फिर लगातार 15 साल में दिल्ली में रहा सांसद के रूप में, फिर से एमएलए बन के यहाँ आ गया। मुझे लगता है समाज के बीच में जब आप काम करते हो, लोगों के बीच में जब आप लगातार आपका मूवमेंट रहता है, वो आपको फॉलो करते हैं, हजारों आंखें आपको लगातार देखती हैं, तो मर्यादा में रहने की, शालीनता से लोगों के बीच में, मतलब वो उनके लिए आपकी तरफ से कोई ऐसा नहीं जाना चाहिए कि उनका परसेप्शन आपको लेके खराब बन जाए। तो आप बहुत सावधानी से जीवन जीते हो, और जब ये लगातार सावधानी से जीते रहते हो तो वो आपकी आदत बन जाती है। मुझे लगता है शायद हम लोगों की शालीनता से रहने की आदत बन गई है, और भगवान को भी और परिवार के बुजुर्गों को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने वो संस्कार, वो एक परंपरा हमें दी है, जिसके कारण शायद हम ये कर पा रहे हैं। और इस शालीनता को जनता आपकी बहुत पसंद भी करती है, इसलिए हमेशा शायद हर बार आपको ये प्यार मिला है। खुद अभी आपने अपने छात्र जीवन का जिक्र किया, स्कूल की उस कुर्सी से सत्ता की इस कुर्सी तक आज आप पहुंचे हैं, और आपको शिक्षा विभाग का ही जिम्मा दिया गया है। छात्र जीवन आपने खुद भी जिया है, तो शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के लिए क्या काम अब तक आपकी ओर से किया गया? शिक्षा जगत में इस देश में मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जब
2014 में इस देश के प्रधानमंत्री बने। मैं सांसद के तौर पर उनके साथ था। तो नई शिक्षा नीति हमारी जो है एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उस पर उन्होंने काम करने का जिम्मा एचआरडी को दिया। उस पर लगातार काम हुआ और धीरे धीरे करके जो भाजपा शासित राज्य थे उनको भी इस तरह के निर्देश थे कि शिक्षा के क्षेत्र में एक पुरानी जो परंपरागत पढ़ाई है, जो केवल डिग्री आपको देती है, काम करने के अवसर कम देती है, प्रैक्टिकल नॉलेज कम रहती है, आपका वर्क कल्चर डेवलप करने वाली शिक्षा पद्धति नहीं है, कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट को छोड़कर। तो इस तरह का एक मैकेनिज्म इस देश में डेवलप करना चाहिए। तो मध्य प्रदेश भी वो एक राज्य था और आज मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग जो परंपरागत शिक्षा है उससे हट के थोड़ा सा सीएम राइज का एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया है। मुझे बना बनाया मिला, मैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें नवाचार कर रहा हूँ। और जो हमारे पुराने स्कूल्स हैं जहाँ बहुत कम बच्चे हैं, उनको बंद करने का हम काम कर रहे हैं। आसपास बच्चों को शिफ्ट कर रहे हैं, बच्चों को ट्रांसपोर्ट करके ले जाने का, क्योंकि एक माइंडसेट है लोगों का कि बड़ा स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल, एक मतलब पेरेंट्स को और बच्चों को एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ग्लैमराइज कर रहा है। तो आपको समय के साथ चलना पड़ेगा। हमें अगर हमारा प्रोडक्ट देना है तो आपको जो बाजार में अच्छी चीजें हैं उसके बराबर की आपको देनी पड़ेंगी। तो हम लोगों ने भी डिजिटल एजुकेशन है, आपका जो एक ऑनलाइन एजुकेशन है या वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट के साथ में सीएम राइज को एक थोड़ा सा उभार कर ऊपर रखकर उसको प्लान तैयार किया है। और मध्य प्रदेश में लगभग 550, 275 के आसपास पहले से हमारे सीएम राइज काम कर रहे थे, 275 हम लोग जुलाई से इससे हमने शुरू किया है। तो 550 सीएम राइज के को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा जो प्लान है अगले 5 साल में मध्य प्रदेश में हम बहुत छोटे जो स्कूल हैं 10-10 किलोमीटर की पेरीफेरी में हम लोग बच्चों को बसेस से लेकर आएंगे, घर छोड़ेंगे। और जो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का जो एक ग्लैमर रहता है बच्चों को, वो हम उनको देंगे कि सरकार भी अच्छा इंस्टीट्यूट दे सकती है, सरकार भी अच्छा एक बच्चों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा सकती है पढ़ाई के लिए। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ई एजुकेशन आपने बोला कि उसकी ओर आप अग्रसर हो रहे हैं, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पे यहाँ पर काम हो रहा है, क्योंकि परिवहन विभाग भी आप ही के पास है। शिक्षा विभाग को आप किस तरीके से परिवहन विभाग के साथ जोड़ेंगे? कभी आपने सोचा, इस पर विचार किया? जैसे मिड डे मील है, उसकी वजह से कई बच्चे आकर्षित होते हैं स्कूलों की तरफ, तो ऐसे बसों की सेवा चला दी जाए छात्रों के लिए ताकि वो स्कूल आए, फ्री में आए। हम लोगों ने एक बस ट्रांसपोर्ट का जो एक मैकेनिज्म सीएम राइज में डेवलप कर रहे हैं। चूंकि मैं परिवहन का मंत्री भी हूं, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोगों ने एक व्यापक बैठक करी दोनों विषयों पर, स्कूली शिक्षा और परिवहन के ऊपर। हमारे मुख्यमंत्री जी का मन है कि कुछ इस तरह से किया जाए कि हम रूरल ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप करें। तो उसमें ऐसा सिस्टम जो बेरोजगारी की समस्या को भी हल करे। तो अभी हमारा जो बहुत प्राइमरी स्टेज में है, शैशवावस्था में वो प्लान है। मुझे लगता है कि सारी परिस्थितियां ठीक रहेंगी तो उसे हम जमीन पर उतार पाएंगे। हमारे स्कूल के बच्चे होंगे और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट स्कूल एजुकेशन के साथ एक एमओयू करेगा। उसमें हम एक बेरोजगार बच्चे को शामिल कर रहे हैं। वो जो बस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की देखरेख में चलेगी, वो उस बेरोजगार बच्चे के नाम पर होगी, पर उसका वो मालिक उस समय नहीं होगा। जब तक उस बस के ऊपर लोन है, वो स्कूल विभाग जो उसको एवज में जो किराया देगा उससे लोन चुकेगा और उस बच्चे को सैलरी देंगे। और जिस दिन वो लोन कंप्लीट हो जाएगा, वो बच्चा ऑटोमेटिकली उस बस का मालिक हो जाएगा और फिर वो बच्चों को सीधे उस स्कूल में, स्कूल के साथ उसका सीधा संबंध हो जाएगा, परिवहन विभाग उससे बाहर हो जाएगा। तो एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं कि बच्चों को परिवहन की सुविधा मिले, एक बेरोजगार को बस मिले और एक अच्छी शिक्षण व्यवस्था जो हम दे रहे हैं उसका गरीब बच्चे लाभ उठा पाएं। आपसे कुछ छुपा तो नहीं है, शिक्षा विभाग में भर्ती को लेकर बहुत तरीके के मामले सामने आते हैं, भर्ती को लेकर बहुत तरीके की बातें होती हैं। आपको क्या लगता है कि जो आपके पास शिक्षा विभाग है उसमें शिक्षकों की कमी है? क्या इस वजह से भी जो छात्र हैं वो आकर्षित नहीं हो पा रहे हैं? ये बड़ा पेचीदा प्रश्न है आपका और मैं समझता हूं कि हमारे लिए पूरे डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा अगर चुनौती है तो वो इसी सेक्टर में है।
पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सारे विभागों के एम्प्लॉयज एक तरफ और अकेले शिक्षक एक तरफ। हमारी 4 लाख से ऊपर की संख्या जो है वो टीचर्स की है। वैकेंसीज भी काफ़ी हैं, हम अतिथि शिक्षकों से उस पर काम कराते हैं। बीच में हमने भर्तियां की हैं, हमने लगभग 30,000 पोस्ट पिछले सालों में हमने भर्ती करी। लेकिन आप जानते हैं हमारे यहाँ जिसका हो जाता है वो काम से लग जाता है, जिसका नहीं होता वो सीधा कोर्ट का रुख करता है। और हमारी न्याय संहिता इतनी मजबूत है, मतलब 1 तारीख से ही हमारी न्याय संहिता आई है, पहले तो दंड संहिता थी। हमारी न्याय संहिता इतनी मजबूत है कि वो हर व्यक्ति को सुनने का काम करती है। उसको न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा वो ठीक है नहीं है बात का विषय है, लेकिन तो इस तरह से लगभग 10,000 केसेस जो हैं हमारे शिक्षा विभाग में, शिक्षा विभाग के बच्चों के साथ, कर्मचारियों के साथ, भर्ती के दूसरे सर्विस के इश्यूज हैं, ऐसे मामले जो हैं वो न्यायालय में लंबित हैं। उनके कारण कई बार भर्तियां नहीं हो पाती। कहीं ज्यादातर मामले जो न्यायालय में लंबित हैं वो शिक्षा विभाग से ही जुड़े हुए भी हैं। शिक्षा विभाग के, कहीं ओबीसी रिजर्वेशन के मामले में है, कहीं ईडब्ल्यूएस के मामले में है, कहीं पर ओबीसी की भर्ती हुई है तो पता लगा जनरल कैटेगरी का स्टे लेके आ गया, कहीं ईडब्ल्यूएस वाला स्टे लेके आ गया। तो वो उन चुनौतियों को भी हम लोग दूर करने का काम करते हैं। लगातार जो हमारा एजी ऑफिस है वो उस पर काम करता है। हम लोगों ने एडवोकेट्स हायर किए हुए हैं, उनको भी हमने लगा के रखा है, वो भी लगातार फॉलोअप कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हर्डल फ्री एक हमको रास्ता मिले, जिससे कि हम ये जो अपना भर्ती की प्रक्रिया है, खास करके टीचर्स की कमी ना हो, क्योंकि आज के जो हाईटेक बच्चे हमको मिल रहे हैं, अब हम ट्रेन टीचर्स लेके आते हैं। इसको पहले उनको एक एग्ज़ाम पास करना पड़ता है जो शिक्षक बनने के लिए ज़रूरी है। वो बीएड होते हैं, डीएड होते हैं, बीटीआई करे हुए ट्रेन टीचर्स होते हैं। वो आएंगे तो बच्चों को बेहतर शिक्षा दे पाएंगे। तो हमारी भी प्राथमिकता यही है कि आज के समय के जो हाईटेक बच्चे हैं, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, उनको अवसर मिल रहा है, हम उस पर काम कर रहे हैं। कोर्ट ने भी इसको लेकर सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन ज्यादातर जो शिक्षक उस वक्त याचिका डालने गए थे कोर्ट में, उनका ये कहना था कि ले तो लिया जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन नियुक्ति नहीं हो पाती। इसके पीछे क्या कारण है? क्यों आखिर उनकी नियुक्ति नहीं हो पाती? फिर उनको कोर्ट क्यों जाना पड़ता है? फिर कोर्ट में शिक्षा विभाग के इतने सारे लंबित केसेस हैं। मैं बिल्कुल आपके बात से सहमत हूं। अगर 10,000 जॉब्स हमने क्रिएट किए, 9,000 हमने भर्ती में नियुक्तियां कर दी, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, 1,000 बचते हैं जी। तो वो 9,000 जो लग चुके होते हैं वो दिखाई नहीं देते, लेकिन जो 1,000 छूट जाते हैं, जो केसेस है चल रहे हैं जिनके, या जो सड़क के ऊपर हैं, वो इतना हाईलाइट होते हैं कि हमें लगता है कि जो 9,000 देकर हमने एक बेहतर व्यवस्था की है वो गौड़ हो जाती है और ये उभर कर सामने दिखने लगते हैं। समस्या तो है, चुनौती भी है, और जहाँ पर मानवीय संख्या अधिक होगी वहाँ चुनौतियाँ भी होंगी, लेकिन उसको हम लोग आपसी समन्वय के साथ ठीक करने का काम करेंगे। उदय प्रताप सिंह जी, नीट का विवाद तो आपने देखा ही होगा, पूरे देश भर में चर्चा है, छात्रों के अंदर नाराजगी है, कोर्ट तक वो भी गए, उसके बाद जांच भी लगातार बीजेपी की सरकार लगातार करवा रही है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? और मध्य प्रदेश में ऐसी स्थितियां ना बने, जैसे उत्तर प्रदेश ने जो कानून है वो सख्त कर दिए पेपर लीक को लेकर, मध्य प्रदेश की क्या व्यवस्था है इसको लेकर? और नीट पर आप क्या कहेंगे, नीट विवाद पर? मुझे लगता है नीट में भारत सरकार के मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत बड़ा एक व्यवस्थित स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है किसी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी किस्म की जो मिसमैनेजमेंट कहें या गड़बड़ियां कहें वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, हर हाल में बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ये धर्मेंद्र प्रधान जी को मैं जानता हूँ, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं। उनका ये कहना मुझे लगता है ये उनका एश्योरेंस है कि आप भरोसा कर सकते हो वो बेहतर व्यवस्था देंगे। जहाँ तक हमारे स्टेट का सवाल है, हम लोगों ने अभी एक नया कानून बनाने जा रहे हैं जिसमें बड़ी सख्ती के साथ हम इन चीज़ों को मॉनिटर करेंगे। अगर जो पेपर लेकर जा रहा है, जहाँ पर हम रखने वाले हैं, जो इन्विजिलेटर या वहाँ का जो इंचार्ज है स्कूल का वो, प्लस आपके वहाँ का प्रिंसिपल या जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व होगा, बच्चे का पेरेंट्स, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, कोई आपका जो ये आपके कोचिंग सेंटर्स चलाते हैं, कोई भी व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व होगा, आप ये मानकर चलना उसमें सख्त दंड का प्रावधान भी हमने किया है और आर्थिक दंड का भी प्रावधान किया है। जल्दी वो हमारा जो कानून है पब्लिक डोमेन में आएगा और उनके कारण हमें लगता है कि हम
मध्य प्रदेश में लगभग फुल प्रूफ सिस्टम है, लेकिन उसको और चुस्त दुरुस्त करने का हम काम कर रहे हैं। मदरसों को लेकर भी बहुत चर्चा होती है और हाल ही में एनसीपीसीआर का एक आंकड़ा भी इसको लेकर सामने आया था। और कितना बड़ा मुद्दा आप इसको मानते हैं? और उसमें एनसीपीसीआर की ओर से कहा गया था कि जितने भी अवैध मदरसे हैं वहां से हिंदू बच्चों को निकालकर, मुझे लगता है 9,000 के आसपास का ये आंकड़ा दिया था कि 9,000 हिंदू बच्चे उन मदरसों में पढ़ रहे हैं, उनको निकालकर स्कूलों में डाला जाए, वहां पर शिक्षित किया जाए। कितना बड़ा मुद्दा है ये आपके लिए और कैसे सुधार किया जा रहा है इसको लेकर? मुझे लगता है ये मुद्दे से ज्यादा चुनौती है। बेशक। और मैं जब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब ये दिया काम करने के लिए, उनके स्पष्ट निर्देश थे कि इसमें बहुत सावधानी के साथ, चूंकि ये समाज से जुड़ा मंत्रालय है, इसमें हर कदम को बहुत समझ बूझ के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जब हम लोग डिपार्टमेंट का शुरू में स्टडी करते हैं, क्योंकि हम जानकार तो होते नहीं, तो हमने जब देखा तो जैसे ही मदरसा बोर्ड आया कि ये भी हमारे पास है, अपना आरएसके को भी हमको देखना है, पाठ्य पुस्तक निगम भी हमें देखना है, ओपन स्कूल भी हम देखेंगे, ये बड़े इसमें बहुत शाखाएं हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो हर एक को हम लोग रिव्यू कर रहे थे, तब उसी दौरान मेरे को समझ में आया कि इसमें कुछ काम करना पड़ेगा। हम लोगों ने तभी निर्देश दिए कि मदरसों में किस तरह से हम स्कूलों की भी जांच कराते हैं। स्वाभाविक रूप से चूंकि हम स्कूल की जांच कराते हैं उसे सहज रूप से लोग लेते हैं, लेकिन जब हम मदरसे की जांच की बात करते हैं तो उसको थोड़े से असहज हो जाते हैं लोग, लेकिन उसको भी सामान्य रूप से लेना चाहिए। जैसा दूसरा स्कूल है वैसा ही वो स्कूल है। तो उसमें हम लोगों ने कि कितने बच्चे पढ़ते हैं, कैसे हैं, किस परिवेश के हैं, उनका सिलेबस क्या है, किस तरह पढ़ाने वाले लोग कौन हैं, पूरा जब उसको हम लोग चेक करने लगे तो कई चीज़ें लगी कि बहुत कुछ स्लम एरियाज़ में या कई जगह हमारे छोटे छोटे बच्चे, हिंदू बच्चे भी मदरसों में जाते हैं। उनकी एथेंटिक अभी कोई संख्या निकल के नहीं आई। आज दोपहर में हमको बैठना था, लेकिन विधानसभा की व्यवस्था के कारण अभी आपके यहाँ से जाने के बाद हम सीधा मदरसा बोर्ड का ही रिव्यू करने जा रहे हैं। तो उस पर हम ये कह सकते हैं कि अभी निर्णय पर नहीं पहुंचे, लेकिन बहुत काम करने की आवश्यकता है और हम काम करेंगे और आवश्यकता होगी तो सख्ती से निर्णय भी करेंगे। प्रताप सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस सबसे बड़े मंच का, सबसे सार्थक मंच का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन आपसे मैं अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर बने रहिए और मैं अनुरोध करूंगी कृपया न्यूज़ 18 इंडिया और हिंदी डिजिटल के एडिटर ज्योति कमल मंच पर आए और मंत्री जी को धन्यवाद दें।